हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग बेटा। कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई, कैसे चल रही है आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो अब तो एग्ज़ाम बिल्कुल पास आने वाले हैं, तो आप लोग ना मतलब तैयारी अच्छी चल रही होगी और अब तो चलनी भी चाहिए। अगर अभी भी ऐसे कोई बच्चे हैं ना जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं या फिर अभी भी टाल रहे हैं कि बहुत बहुत सर्दी है कैसे पढ़ेंगे, तो अब ये तो बिल्कुल छोड़ दो जी, जान से मेहनत करने लग जाओ। बहुत पढ़ना है आप लोगों को, सभी बच्चों को, सभी जितने भी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं सभी लोगों को बहुत अच्छी परसेंटेज लेकर आनी। तो चलो फिर आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेटा एसएसटी की क्लास में हमने जो वीडियोस बनाए हैं या फिर आपके जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो गए। यूरोप कंप्लीट हो गया है, फेडरलिज्म कंप्लीट हो गया, पावर शेयरिंग कंप्लीट हो गया, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट कंप्लीट हो गया। इसी के साथ अब हम लेकर आए हैं एक नया चैप्टर आप लोगों के लिए और वो है ज्योग्राफी का चैप्टर। और चैप्टर कौन सा है बेटा? चैप्टर का नाम है अपना वाटर रिसोर्स। तो इस वाटर रिसोर्स को आज की इस क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे विथ थ्योरी एंड पीवाईक्यूज। तो आपके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पूरी थ्योरी आप लोगों की आज कंप्लीट हो जाएगी। तो मतलब वाटर रिसोर्स आपका 100% प्रिपेयर होने वाला है। सो गाइज, आर यू ऑल रेडी अपने इस चैप्टर को पढ़ने के लिए? तो अपने साथ साथ नोटबुक रख लो, एनसीईआरटी की बुक रख लो, पेंसिल पेन कुछ भी। आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ना है। और एक और चीज़, इस चैप्टर से हमारे बोर्ड एग्जाम में मैप आता है, तो आपको इंडिया का पॉलिटिकल मैप भी अपने साथ रखना है ताकि आप लास्ट में उस मैप को फिल कर सको। इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 वाटर रिसोर्स। अब इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? वाटर के बारे में पढ़ना है। वाटर आप लोग सब जानते हो, वाटर कितना इंपॉर्टेंट है, वाटर कितना ज़रूरी है हमारे लिए और कितना इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। अगर पानी नहीं होगा तो क्या होगा? एक दिन भी हम सर्वाइव कर पाएंगे? चलो एक दिन सर्वाइव कर लिया, 2 दिन सर्वाइव कर लिया, पर फिर उसके बाद पॉसिबल नहीं है। तो हमारे सर्वाइवल के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमारे और बाकी जो काम रहते, ठीक है, हम पानी नहीं पिएंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकते, पर सिर्फ पीने के लिए पानी होता है क्या? और बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे यूजेस होते हैं पानी के। तो वाटर को सबसे पहले तो रिसोर्सेज की कैटेगरी में रिन्यूएबल रिसोर्स बोला जाता है। रिन्यूएबल रिसोर्स का क्या मीनिंग है आप सबको पता होगा। रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब ऐसा रिसोर्स जिसको रीन्यू किया जा सकता है, दोबारा बनाया जा सकता है। तो कैसे? तो आप लोगों ने, सभी बच्चों ने छोटी क्लासेस में वाटर साइकिल पढ़ा है ना सबने? वाटर साइकिल जिसमें क्या क्या होता है बेटा? प्रेसिपिटेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, ठीक है। इसके अलावा मतलब सॉरी, प्रेसिपिटेशन मैंने बात का बोल दिया है। इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, प्रेसिपिटेशन होता है ना, ये वाटर साइकिल। तो वाटर साइकिल के थ्रू पानी रीन्यू होता है। 3/4, अब ये कुछ फैक्ट्स है। 3/4 of the earth's surface is covered with water, but only a small proportion of it account for fresh water fit for use। कि हमारी अर्थ पे इतना पानी है, कितने तो समुद्र हैं, सी ओशंस, इतना पानी है, पर फिर भी वो पानी कोई काम का नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि जो पानी अवेलेबल है, 3/4 वाटर जो अवेलेबल है वो कैसा है? मतलब 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, कि पूरा अर्थ का इतना एरिया पानी से घिरा हुआ है, पर फिर भी जो फ्रेश वाटर होता है वो कम है। क्योंकि जो मैक्सिमम जो वाटर है वो किसके फॉर्म में है? सी वाटर, ओशन वाटर, यानी सॉल्टी वाटर। और सॉल्टी वाटर को हम यूज नहीं कर सकते, वो फ्रेश मतलब फ्रेश वाटर नहीं होता, प्यूरिफाइड वर्जन में नहीं होता है। 96.5% of total volume of world's water is estimated to exist as oceans and only 2.5% as fresh water। तो आप देखो कि इतना पानी है, उसमें से 96.5% तो सॉल्टी वाटर ही, फ्रेश वाटर तो बहुत ही कम है, 2.5%। तो ये हमारे पूरे अर्थ पे पानी की अवेलेबिलिटी तो बहुत है, लेकिन जो यूज करने वाला पानी होता है, जो फ्रेश वाटर होता है, वो फ्रेश वाटर बहुत कम है। इंडिया रिसीव्स नियरली 4% ऑफ द ग्लोबल प्रेसिपिटेशन। तो हमारे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बारिश होती है, प्रेसिपिटेशन है, उसका 4% इंडिया में हो रही है। और उसके साथ साथ इंडिया कौन सी रैंक पे आ रहा है? 133 रैंक इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन पर एनम।
एक पर्सन को पूरे साल भर में जो पानी मिलता है उसमें इंडिया 133rd रैंक पर है। By 2025, it is predicted that large part of India will join countries or regions having absolute water scarcity. तो 2025 तो खत्म हो गया ना, अब हम जब पढ़ रहे तब तो खत्म हो गया। तो क्या एस्टिमेट लगाया था कि इस साल तक इंडिया भी क्या है जहाँ पे पानी की कमी रहेगी, तो वाटर स्केर्सिटी, इंडिया भी उन्हीं कंट्रीज उन्हीं रीजन में से एक हो जाएगी जहाँ पे वाटर स्केर्सिटी है, पानी की कमी। तो अब हम ये रिसोर्स हमने पढ़ा कि भाई कितना ज़रूरी है, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमें रिसोर्स को कंजर्व करना है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अब स्केर्सिटी हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, तो फिर कैसे हमारा सर्वाइवल होगा, कैसे हमारी नीड्स जो होती है वो फुलफिल होंगी। तो हमें इसकी प्रॉपर अवेलेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, और वो अवेलेबिलिटी तभी हो पाएगी जब हम पानी को क्या करेंगे, कंजर्व करेंगे। ठीक है। द लैक सफिशिएंट वाटर एज कंपेयर टू इट्स डिमांड इन अ रीजन इज नोन एज वाटर स्केर्सिटी। क्या है वाटर स्केर्सिटी? अगर अपन जनरल टर्म्स में बोलें तो वाटर स्केर्सिटी मतलब पानी की कमी, पर इसको कैसे समझाया गया है, लैक सफिशिएंट वाटर एज कंपेयर टू इट्स डिमांड। जितनी पानी की जरूरत है, जैसे मुझे पानी यूज करना है एक दिन भर में, कितना यूज कर रही हूँ, सपोज 10 बकेट मेरे लिए यूजेबल है, वाटर चाहिए मुझे इतना दिन भर के लिए। तो अगर मुझे मेरी डिमांड के अकॉर्डिंग पानी नहीं मिल पा रहा है तो वो क्या होगा, पानी की कमी होगी। कॉजेज ऑफ वाटर एक्सप्लॉयटेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कॉजेज ऑफ वाटर स्केर्सिटी। अब हम एक और आपको बात बताते हैं कि जो वाटर स्केर्सिटी है ना, वो 2 टाइप्स की होती है। वाटर स्केर्सिटी तो देख ली कि भाई पानी की कमी है, तो अब उस टाइप्स ऑफ स्केर्सिटी में अपन एक चीज तो देखते हैं, क्वांटिटी, ठीक है, और सेकंड चीज देखते हैं क्वालिटी। अब क्वालिटी और क्वांटिटी की बेसिस पे हम कैसे टाइप करेंगे, तो क्वांटिटी, तो जब हमें पता है कि हमें इतना पानी चाहिए पर हमारे पास उतना पानी नहीं है, तो वो तो क्वांटिटी के बेसिस पे हो गया। ठीक है, कि भाई 10 बाल्टी पानी चाहिए था पर हमें अवेलेबल सिर्फ 2 बाल्टी पानी हो पा रहा है, मतलब हमें हमारे नीड्स के हिसाब से पानी नहीं मिल रहा, तो क्वांटिटी। अब क्वालिटी के बेसिस पे हम कैसे डिसाइड करेंगे, जैसे आप रह रहे हो, आपके चारों तरफ पानी पानी बिखरा हुआ है, मतलब इतना पानी है, लेकिन वो ऐसा पानी है कि आप उसको कंज्यूम नहीं कर सकते, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, बहुत ही अनहाइजीनिक बोल सकते हैं या फिर पोल्यूटेड बोल सकते हैं। तो वो जो पानी होगा ना, है तो वहाँ पानी, क्वांटिटी की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन आप उसको यूज़ कर पा रहे हो क्या, नहीं, तो वो क्या हो गया, उसकी क्वालिटी ख़राब है। तो क्वांटिटी में तो होता है कि अवेलेबिलिटी है ही नहीं पानी की, क्वालिटी में अवेलेबिलिटी तो है लेकिन हम उसको यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो पानी पल्यूटेड है, वो पानी यूज़ करने लायक नहीं है, गंदा पानी। तो क्वालिटी के बेसिस पे टाइप बता दें। अब कॉजेज क्या क्या होते हैं, तो सबसे पहले ओवर एक्सप्लॉइटेशन। वाटर का क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ओवर एक्सप्लॉइटेशन कैसे, जैसे अपन बात करें कि हमारी कंट्री की बात करते हैं, अपनी कंट्री में पॉपुलेशन कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है, अब जितने ज़्यादा लोग हैं उतना ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट रहेगी। अग्री करते हो आप लोग सभी, ठीक है भाई। अब जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना वाटर चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं जैसे ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर, हम एक्सप्लॉइट करे जा रहे ग्राउंड वाटर, क्योंकि देखो जितने लोग होंगे उतने लोगों को फूड अवेलेबिलिटी भी करवानी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे पानी की ज़रूरत है वो तो है ही, उसके साथ सबको खाना भी तो चाहिए, खाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। अब फूड प्रोड्यूस कैसे करोगे, एग्रीकल्चर के लिए क्या ज़रूरी है, इरिगेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि हम बस रेनफॉल्स पे डिपेंड करेंगे, क्योंकि अगर इस तरीके की फार्मिंग करेंगे तो फिर भाई लोगों की फूड डिमांड फुलफिल नहीं होने वाली। हम क्या करेंगे, हम जो आर्टिफिशियल मोड्स होते हैं उनके थ्रू ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट करते रहेंगे बहुत ज़्यादा, इससे फूड प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उधर नीचे वाटर टेबल जो है वो कम हो रही है। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन की वजह से पानी की कमी होती जा रही है। एक्सेसिव यूज एंड अनइक्वल एक्सेस टू वाटर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। एक्सेसिव यूज तो कौन करेगा, अब जैसे अपन बात करें कि अर्बन एरिया है, कि एक पर्टिकुलर फैमिली है जो अच्छी खासी रिच है, उनके पास कोई मतलब पैसों की कोई कमी नहीं है,
उन्होंने क्या करा पानी के लिए, ठीक है गवर्नमेंट सप्लाई नहीं हो रही है तो उन्होंने खुद के जो मोटर्स वगैरह होते हैं या सबमर्सिबल जो होती है वो सब करवा लिया खुद के घर में ही। अब कोई दिक्कत नहीं है, पैसा खूब था, कितना ही पैसा लगे भले, पर उन्होंने इस तरीके की फैसिलिटीज ले ली, इससे खूब पानी आ रहा है उनके पास। अब जब पानी खूब आ रहा है तो क्या करेंगे, एक्सेसिव यूज, पानी की कमी दिखेगी नहीं तो बचत करने की दिमाग में आएगा कहाँ से। इंसान सेव भी कब करता है, जब उसे पता हो कि कमी है। तो अब हमारी कंट्री में क्या है कि जिन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं ना, वो लोग तो उसको एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो उसके लिए परेशान हो रहे हैं। तो जो रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी है कंट्री में वो अनइक्वल है, अनइक्वल एक्सेस टू वाटर, मतलब सभी लोगों को इक्वल नहीं। अब जैसे अपन डेजर्ट एरिया की बात करें, वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी कम होती है तो वहाँ पे लोगों के पास पानी कम रहेगा, पर जो जहाँ पे मतलब रिवर्स हैं या फिर वाटर अवेलेबिलिटी अच्छे अमाउंट में है तो वहाँ पे लोग खूब पानी यूज़ करें। गाड़ियाँ धोनी है तो लिया पाइप और पानी धोने, मतलब गाड़ी धोने में लग रहे, तो इस तरीके से एक्सेसिव यूज़ हो रहा है। ये भी क्या है, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जिनके पास है वो उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। लार्ज पॉपुलेशन, ये तो हमने पढ़ाई कि पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी बेटा तो पानी की बहुत कमी होगी, क्योंकि सबको ही तो पानी चाहिए, कहाँ से हम फुलफिल करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसी तरीके से और भी कॉजेज़ हैं, हम इनको फर्दर क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी कंप्लीट कर लेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, बहुत सारे पॉइंट्स आपके आएंगे जिसको, इस टॉपिक को हम और डिटेल में कहाँ पे क्वेश्चन आंसर में कवर करेंगे। अब बारी आती है आपके डैम्स की, ठीक है। डैम्स, अब इससे पहले हम देखें तो आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में हाइड्रोलॉजिकल जो हाइड्रल स्ट्रक्चर्स बता रखे, एंशियंट टाइम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते थे, किन के थ्रू, मतलब अपन देखें ना तो आपके बुक में ये बताया हुआ है कि हम जब, जैसे हमने वाटर स्केर्सिटी देख ली, प्रॉब्लम देख ली, तो वाटर को क्या करना है, कंजर्व करना है। तो कंजर्वेशन कोई नया प्रोसेस नहीं है, नया मेथड नहीं है। हमारी कंट्री में सालों पहले, सेंचुरीज पहले भी कंजर्वेशन होता था अलग अलग तरीके से। तो आप एग्जाम्पल देख सकते हो हौज खास का, ठीक है। इसके अलावा जो कहाँ पे, भोपाल लेक हो गया, तो ये सब कंजर्वेशन है, वाटर कंजर्वेशन के सोर्सेज बता रखे कि पहले भी वाटर को कंजर्व किया जाता था, बहुत एंशियंट स्ट्रक्चर्स हैं। और इसी तरीके से हम मॉडर्न स्ट्रक्चर की बात करें तो ये डैम्स, डैम्स को बेटा एक और नाम से जाना जाता है मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का आपके लिए, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। अब इसको मल्टीपर्पस क्यों बोला, क्योंकि डैम बनाने से सिर्फ एक फायदा नहीं होता, डैम्स को बनाने के पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारे पर्पसेस होते हैं जिसलिए डैम्स बनते। तो हमारे कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, आप लोगों को बताना है कौन थे हमारे कंट्री के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, बताओ बताओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने ये डैम्स को क्या बोला था, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू ने इन डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कंसिडर किया, क्योंकि उनका मानना था कि इन रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के थ्रू हमारी कंट्री की प्रोस्पेरिटी हो, मतलब हमारी कंट्री प्रॉस्परस बनेगी, हमारी कंट्री की और ग्रोथ होगी, इसीलिए उन्होंने इन डैम्स को टेम्पल्स का दर्जा दे दिया, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्लियर। तो ये किसने बोला था, जवाहरलाल नेहरू ने। डैम्स को क्या कहा जाता है, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। अब डैम होता क्या है, डैम इज अ बैरियर, Dam is a barrier across flowing water that obstruct, directs or retard the flow, often creating a reservoir, lake और impoundment। मतलब डैम जो है, डैम एक बैरियर है, रुकावट है। किसके लिए रुकावट है, कि जो फ्लोइंग वाटर आ रहा है, नेचुरल फ्लो जो हो रहा है वाटर का, यानी हम बोलें कि रिवर फ्लो करके आ रही है, अगर आप उस रिवर के नेचुरल फ्लो को रोक देते हो, ठीक है, उसको रोक देते हो, उसको मोड़ देते हो, उसको मतलब उसका डायरेक्शन बदल देते हो, तो
वो जो स्ट्रक्चर होता है, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू आपने उस फ्लो को रोका है, मोड़ा है, जो भी किया है उसके साथ मॉडिफिकेशन, उस स्ट्रक्चर को डैम बोला जाता है। और इसमें एक रिजर्वॉयर क्रिएट होता है। क्या होता है? रिजर्वॉयर क्रिएट। जैसे आप सभी ने डैम्स देखे होंगे, तो डैम्स में जब आप देखने जाते हो बारिश के सीज़न में, जब पानी डैम खोले जाते हैं, जो गेट होते हैं वो गेट खोले जाते हैं, तो पानी कितने स्पीड से निकलता है, तो पीछे आप देखना उसके रिजर्वॉयर्स बने हुए रहते हैं। तो रिजर्वॉयर क्या हो गया? रिजर्वॉयर बोल लो, लेक बोल लो, इम्पाउंडमेंट बोल लो, गड्ढा सा बोल लो, जिसमें पानी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो रिजर्वॉयर्स क्रिएट होते हैं जिसमें क्या होता है? पानी स्टोर होता है। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट लार्ज डैम्स दैट सर्व सेवरल पर्पसेस। अब जब ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे तो इसके पीछे कोई एक पर्पस नहीं था, बहुत सारे पर्पस थे, कि बहुत सारे पर्पसेस के लिए डैम्स बनाए गए थे। इन एडिशन टू इम्पाउंडिंग द वाटर ऑफ अ रिवर एंड यूज लेटर टू इरिगेट एग्रीकल्चर फील्ड। अब जब वाटर को रोका गया, मतलब डैम्स बनाए गए, तो इससे मल्टीपल बेनिफिट्स रहेंगे, मल्टीपल बेनिफिट्स रहेंगे। तो हम यहाँ पे उन्हीं बेनिफिट्स को पढ़ेंगे, वो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। जैसे इरिगेशन भी उसका एक बेनिफिट हो गया, इसके अलावा रिक्रिएशन, बहुत सारे। तो वो आपका टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट मतलब डैम्स बनाना। अब डैम बनाने के कुछ फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। अलग अलग अपन देखें कि डैम्स बनाने की वजह से आप डिफरेंट डिस्प्यूट्स भी पढ़ सकते हो, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन हो गया, दामोदर वैली हो गया, मतलब ये डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स भी हैं, क्योंकि डैम्स की वजह से बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। दोनों ही है, मतलब दोनों उसके वही ना, एक कॉइन के दो साइड होते हैं, एक हेड और एक टेल। तो इसी तरीके से डैम्स के भी दोनों साइड है, प्रॉस भी हैं तो कॉन्स भी हैं। तो यहाँ पे हम बेनिफिट्स पढ़ेंगे, मेरिट्स पढ़ेंगे, एडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। तो ये जो डैम्स बनते हैं उनको बनाने के पीछे सबसे पहला मोटिव तो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन मतलब आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन अगर अपन बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, सबने सुना होगा, पानी से बिजली बनती है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। जो फ्लोइंग वाटर होता है, जैसे डैम्स के थ्रू जो पानी जब स्पीड से गिर रहा है, उसमें टरबाइंस लगाई जाती है, पूरा कनेक्शन रहता है, टरबाइन घूमती है, उससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए डैम्स बनाए गए। साथ में इरिगेशन। इरिगेशन क्या है कि देखो, आपके पास वाटर स्टोर्ड है, वाटर को आपने क्या कर रखा है? स्टोर करके रख रखा है। अब जो डैम्स बनते हैं उन स्टोर्ड वाटर को आप कैनाल्स के थ्रू, ठीक है, और छोटी वाटर बॉडी के थ्रू जहाँ जहाँ पे भी खेत होंगे ना, वहाँ तक पानी पहुँचा दोगे। नहीं तो क्या होता है, रिवर का तो एक पर्टिकुलर पाथ होता है, डायरेक्शन होता है, वो उसी में बहती रहती है। अब जहाँ पे अगर रिवर के किनारे खेत आ गए तो कोई दिक्कत नहीं है इरिगेशन की, लेकिन खेत दूरी पर हैं तो इरिगेशन कैसे होगा? लेकिन ये आर्टिफिशियल मेथड है। तो इन डैम्स तो होते हैं, साथ साथ में कैनाल्स भी जुड़ी हुई रहती है, अगर जो रिजर्वॉयर बने हो उनके थ्रू हो गया, ठीक है, और छोटी वाटर बॉडी रहती है और उनके थ्रू दूर दूर के खेतों तक भी पानी पहुंचाया जाता है। अब जब पानी पहुंचेगा तो इरिगेशन करने में दिक्कत आएगी क्या? नहीं। और इरिगेशन करने के लिए वाटर अवेलेबिलिटी है, तो साल भर एग्रीकल्चर हो सकता है। जितने भी क्रॉपिंग सीजन है, सभी सीजन में एग्रीकल्चर पॉसिबल है। अब सभी सीजन में एग्रीकल्चर पॉसिबल होगी तो फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, फूड प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो पाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर सप्लाई फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूजेस। अब क्योंकि हमारे ना देखो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों को पानी की ज़रूरत है, तो जो भी डोमेस्टिक यूज़ होगा उन लोगों के लिए वाटर सप्लाई करवा दी जाएगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, तो इंडस्ट्रीज़ में भी तो वाटर यूजेज है, इंडस्ट्रीज़ को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो सब पानी किसके थ्रू? इन डैम्स के थ्रू पहुँचाया जाता है। फ्लड कंट्रोल। अब क्या होगा कि फ्लड कंट्रोल कैसे बोल रहे हैं? देखो, ये एक ऐसा पॉइंट है कि डैम्स फ्लड कंट्रोल भी करती है और कभी कभी ये सिचुएशन आ जाती है कि यही डैम्स फ्लड को ट्रिगर भी कर देते हैं।
मतलब इनकी वजह से फ्लड भी आ जाती है। अब फ्लड कंट्रोल कैसे, देखो बारिश का सीजन है, बहुत पानी है, ठीक है, बहुत पानी आ रहा है, रिवर्स की जो एक लिमिट होती है वो फुलफिल हो गई। अब क्या, डैम्स बने रहेंगे, उसमें रिजर्वॉयर होते हैं, तो जब एक्सेस वाटर हो जाता है तो वो कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कहाँ पे सेव हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, रिजर्वॉयर्स में, लेक्स में, इम्पाउंडमेंट्स, आपने जो भी बोला, उसमें पानी सेव हो जाएगा। अब पानी उसमें सेव होगा तो अब जो एक्सेस वाटर था वो इधर उधर गिरेगा नहीं, बहेगा नहीं, तो उससे क्या हो जाएगा, फ्लड कंट्रोल रहेंगी। रिक्रिएशन फैसिलिटी जैसे जो भी वाटर एक्टिविटीज होती है, तो रिजर्वॉयर जो बनाया जाता है ना, वहाँ पे वाटर एक्टिविटीज होती हैं, तो लोग मतलब एज अ टूरिज्म यूज करते हैं, लोग घूमने आते हैं, और भी मतलब इस तरीके की रिक्रिएशन फैसिलिटीज भी क्रिएट की जा सकती है। इनलैंड नेविगेशन, और यहाँ तक कि नेविगेशन भी पॉसिबल होता है उन रिजर्वॉयर्स में, लेक्स में, इम्पाउंडमेंट्स में। और फिश ब्रीडिंग, आर्टिफिशियल तरीके से फिश ब्रीडिंग भी होती है। फिश ब्रीडिंग ये कॉन्सेप्ट भी इन मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट का क्या है, एक मेरिट है, क्योंकि वो क्या बन गए, रिजर्वॉयर्स बन गए। रिजर्वॉयर्स में क्या होगा, अब फिश ब्रीडिंग होगी, और आपको भी सबको पता है कि फिश जो है वो हमारी कंट्री में एज अ फूड यूज किया जाता है, तो फिश ब्रीडिंग जरूरी है, जो एक मार्केट में एक बिजनेस भी क्रिएट करता है और अर्निंग और इनकम भी क्रिएट करता है। अब ये तो सब क्या हो गए, ये सब एडवांटेजेस हो गए कि बेनिफिट्स, कि क्यों मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला गया था। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, या तो एडवांटेजेस आ जाएंगे, या फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा कि वाई मिस्टर जवाहरलाल नेहरू कंसिडर डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है, इलेबोरेट इट या जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी फ्रेम किया जा सकता है। फिर अपन बात करें डिसएडवांटेजेस की। डिसएडवांटेजेस मतलब बुराइयां, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स के क्या क्या डीमेरिट्स हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। सबसे पहले, इट अफेक्ट्स द नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर कॉजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्व। क्या हुआ कि जो रिवर का फ्लो था, नेचुरल फ्लो था, उस नेचुरल फ्लो को हमने बैरियर बना के रोक दिया, ठीक है। अब आप लोगों को पता है, आपने 9th में पढ़ी है, रिवर्स के बारे में पढ़ा है, कि जब रिवर्स फ्लो करती हैं तो सिर्फ पानी ही नहीं जाता, उसके साथ साथ जो सेडिमेंट्स होते हैं वो सेडिमेंट्स भी एक जगह से दूसरी जगह जा रहे। अब जब डैम नहीं था, रिवर्स अपने रास्ते पे चल रही थी, तो जहाँ जहाँ पे भी वो सेडिमेंट, जैसे जो भी लैंड आ रहा है, एग्रीकल्चरल एरिया है, जहाँ पे भी सेडिमेंट्स स्प्रेड होते थे, डिपॉजिट होते थे, तो वहाँ की सॉइल फर्टाइल हो जाती थी, और सॉइल फर्टाइल हो जाती थी तो वहाँ पे एग्रीकल्चर करना ज़्यादा अच्छा रहता था, इजी होगा और प्रोडक्टिविटी अच्छी निकलेगी। लेकिन अब क्या हो गया कि नेचुरल फ्लो रोक दिया गया, और इसी के साथ साथ हम ये बोले कि चलो हैबिटेट सेकंड पॉइंट आ जाएगा, नेचुरल फ्लो रुक गया, सेडिमेंट जो थे वो भी अब अटक गए, अब आपका नेचुरल फ्लो है ही नहीं, वो जो भी सेडिमेंट्स थे वो सब कहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, रिजर्वॉयर में, और पानी पानी बहेगा, सेडिमेंट्स हैं ही नहीं। अब रिजर्वॉयर में जब वो सेडिमेंट्स इकट्ठे होते चले जाएंगे, क्या होगा उससे, सेडिमेंट्स जब इकट्ठे होते जाएंगे तो वो मिट्टी भरती जाएगी उन रिजर्वॉयर में। जो रिजर्वॉयर हमने पानी के लिए बनाया था, अब वहाँ पे मिट्टी ही मिट्टी रहेगी, तो पानी स्टोर कहाँ करेंगे, जगह तो कोई ना कोई तो घेर रहा है ना, तो सेडिमेंट सारा रिजर्वॉयर फिल कर देंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम उसे खाली करवाना पड़ेगा, उसमें जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो गए उन्हें हटवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो रिजर्वॉयर बनाया है हमने पानी को सेव करने के लिए, ना कि हमने मिट्टी सेव करने के लिए, ठीक है। एक तो ये रहेगा। सेकेंड, अब इस नेचुरल फ्लो के अफेक्ट होने की वजह से क्या हुआ, जो रिवर्स की एक्वेटिक लाइफ थी उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो गया। अब पहले वो रिवर नेचुरल फ्लो कर रही थी, वो जो सेडिमेंट्स वगैरह थे, मतलब वो भी एक हैबिटेट देते थे एक्वेटिक लाइफ को सरवाइव करने के लिए। अब बस पथरीली ज़मीन ही मिल रही है, उन्हें कुछ मिल ही नहीं रहा, क्योंकि फर्टाइल सॉइल रहती थी रिवर्स में, तो जो एक्वेटिक लाइफ है उनको सरवाइव करने के लिए पूरा इकोसिस्टम मिलता था अच्छा, जहाँ पे वो रह सकते, सरवाइव कर सकते। अब उनको वो चीज़ मिल ही नहीं रही, उनको उनका घर ही नहीं मिल रहा है, तो घर ही नहीं मिलेगा तो एक्वेटिक लाइफ सरवाइव कैसे करेंगे, वो भी ख़त्म होने लग जाएंगे, डिस्ट्रॉय होने लग जाएंगे।
और इसके अलावा एक और आपने वर्ड सुना होगा तो स्पॉनिंग, कि जो NNING, ठीक है। तो इस नेचुरल फ्लो को अफेक्ट करने की वजह से जो एक्वेटिक लाइफ का जो प्रोसेस होता है स्पॉनिंग, वो स्पॉनिंग प्रोसेस में भी क्या होने लगी, प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। मतलब जैसे रिप्रोडक्शन होता है तो अब स्पॉनिंग नहीं हो पाएगी तो इनका जो नंबर्स है वो नंबर्स नहीं बढ़ पाएंगे, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एक्वेटिक लाइफ क्या हो रही है, कम होती जा रही है या डिस्ट्रॉय होती जा रही है। नेक्स्ट, इट सबमर्जेस द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल इफ क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन। अब इसके अलावा इट सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल इफ क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन, कि जो रिजर्वोयर बनाए गए हैं, जहाँ पे रिजर्वोयर बनाए गए हैं वहाँ पे मतलब उस जगह पे पहले नेचुरल वेजिटेशन हुआ करती थी, लेकिन अब पेड़ पौधे हुआ करते थे वो सब काट दिए और वहाँ पे रिजर्वोयर बना दिया। तो नेचुरल वेजिटेशन जो थी वो क्या हो गई, पानी में दब गई, सबमर्ज हो गई। अब वहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। जो फ्लड प्लेन एरिया होते थे जहाँ पे आपने रिजर्वोयर्स को क्रिएट किया है, वहाँ पे नेचुरल वेजिटेशन हुआ करती थी, वो सबमर्ज हो चुकी है, उस पानी की वजह से सब नीचे दब चुके हैं, तो अब कुछ भी अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। तो ये डिसएडवांटेजेस। इसके अलावा देखिए हम, इट डिस्प्लेसेस द लोकल पीपल ऑफ द प्लेस वेयर इट इज क्रिएटेड। अब जहाँ पे डैम्स बने, अब क्या है, आपने डैम्स बनाया, पानी गेट एकदम से खोलोगे, पानी जो होगा वो फ्लो करेगा। अब पहले जो लोग रहते थे उस जगह पे, उन लोगों को भी क्या करवा दिया गया, उनने मतलब घर खाली करवा दिए गए, जगह खाली करवा दी गई, क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना, इतना बड़े डैम्स वगैरह पूरा काम चलेगा, तो लोगों को डिस्प्लेस कर दिया। और कुछ लोगों को भाई गवर्नमेंट कंपनसेशन दे रही है, कुछ लोगों को नहीं दे रही। अब जो लोग वहीं रहते थे उनके पूरा लाइवलीहुड वहीं पर था, वो रह रहे थे, उनके घर थे, उनकी जॉब, जो भी उनका सोर्स ऑफ इनकम था वो था। लेकिन अब बोलोगे कि आप जगह खाली कर दो तो उनकी तो पूरी लाइफ ही डिस्टर्ब हो गई, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, किसके पास जॉब ढूंढने जाएंगे, तो बहुत दिक्कत आई, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। दे आर अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। और कभी कभी कि ये क्या करते हैं, फ्लड को बल्कि ट्रिगर ही करते हैं, कि जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है उस टाइम पे रिजर्वॉयर्स ऑलरेडी फुलफिल हैं और उनमें से क्या करना पड़ता है, पानी खाली करना पड़ता है, तो गेट खोल दिए जाते हैं। आप लोगों ने सबने देखा होगा, गेट खोल दिए जाते हैं, पानी एकदम स्पीड से निकलता है, आसपास जो भी गांव वगैरह हैं, लोगों के घर हैं, तो वो पानी में डूब जाते हैं, ठीक है। जो भी निचले एरिया में लोग रहते हैं वहाँ पानी भर जाता है, तो इसकी वजह से क्या हो गया, ये तो फ्लड के चांस हो गए और लोगों की लाइफ जो है वो इसकी वजह से अफेक्ट हो रही है। These projects induced earthquake, caused waterborne diseases and pest and pollution resulting from excessive use of water। और ये जो प्रोजेक्ट्स है ये कभी कभी अर्थक्वेक भी अकर कर देता है, लेकिन ऐसा नहीं कि छोटे मोटे, हम बोलेंगे कि जो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी वजह से ऐसा होता है कि अर्थक्वेक होने के चांसेस भी, अर्थक्वेक आने के चांसेस भी हो जाते इन फ्लड्स की, इन प्रोजेक्ट्स की वजह से। और इसके अलावा वाटर बॉर्न डिजीजेस, पेस्ट, पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर। अब पानी जो है रिजर्वॉयर्स में रखा हुआ है, बहुत टाइम तक उसी में पानी है वो, अब आप लोगों को पता ना कि पानी एक जगह पे पड़ा रहता है तो वो गंदा, मतलब पल्यूटेड हो जाता है। फ्लोइंग वाटर हमेशा प्योर होगा, लेकिन जो इकट्ठा पानी रहता है वो पानी अच्छा नहीं होता, तो अगर उस पानी को कोई कंज्यूम करेगा तो वाटर बॉर्न डिजीजेज होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से डिसएडवांटेजेस रहती है। और इसके अलावा हम देखें तो सोशल इम्पैक्ट भी इसका हो सकता है कि देखो इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हुई डैम्स की वजह से। अब क्या हुआ कि जहाँ पे जिन खेतों में पानी मिल रहा था इजीली, जहाँ इरिगेशन हो पा रही थी, फार्मर ने वहाँ पे खूब क्रॉप्स ग्रो करना स्टार्ट करे, तो राइस, जैसे राइस का प्रोडक्शन बहुत हुआ। अब मार्केट में मतलब जो फार्मर राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं या फिर जहाँ पे खूब पानी मिल रहा है, इरिगेशन हो रही है प्रॉपर, वहाँ पे अच्छे से प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो फार्मर तो क्या हो जाएंगे, रिच हो जाएंगे। लेकिन ऐसे कई एरियाज होंगे जहाँ पे पानी नहीं पहुँच पा रहा होगा, जहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी, तो फार्मर आज भी ट्रेडिशनल तरीके से एग्रीकल्चर कर रहा होगा, तो वो फार्मर तो क्या है, गरीब ही रह जाएगा।
इससे हमारी कंट्री में रिच और पुअर का गैप जो होता है वो गैप भी बढ़ जाएगा। तो ये सोशल प्रॉब्लम्स भी हैं जो कि मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की वजह से होती। तो हमने मेरिट्स और डीमेरिट्स अच्छे से पढ़ी। डीमेरिट्स और मेरिट दोनों ही बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इस चैप्टर से। अब आप देखो नेक्स्ट आपके मूवमेंट्स अगेंस्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट। दीज प्रोजेक्ट कॉज ऑफ मैनी न्यू सोशल मूवमेंट लाइक द नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड द तेहरी डैम आंदोलन। ये मूवमेंट्स भी हुआ करती थी। दिस इज ड्यू टू लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स are also becoming common with regard to sharing the cost and benefits of multipurpose project। और इसके साथ साथ आपके अब बेटा देखो मूवमेंट अगेंस्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, हमने इनके ना सारे एडवांटेजेस देख लिए, डिसएडवांटेजेस देख लिए। अब डिसएडवांटेजेस इतने सारे हैं इसमें कि डिस्प्यूट्स भी होते। तो जैसे आप ये पढ़ सकते हो, सरदार सरोवर डैम हैज बीन बिल्ट ओवर द नर्मदा रिवर इन गुजरात। सरदार सरोवर डैम है ना, दिस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स ऑफ इंडिया कवरिंग 4 स्टेट्स महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। ठीक है ना। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट वुड मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इन ड्रॉट प्रोन एंड डेजर्ट एरिया। तो क्यों बनाया गया था कि भाई जितना भी ड्रॉट प्रोन एरिया है जहाँ पे ड्रॉट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, या डेजर्ट एरिया, तो वहाँ पे पानी की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा सके। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट्स विल प्रोवाइड इरीगेशन फैसिलिटीज टू 18.45 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड कवरिंग, इतनी विलेज वो कवर कर रहा है, 15 डिस्ट्रिक्ट्स कवर कर रहा है गुजरात की। इट विल ऑल्सो इरिगेट 2,46,000 हेक्टेयर ऑफ लैंड इन द स्ट्रेटेजिक डेजर्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बाड़मेर एंड जालोर इन राजस्थान एंड 37,500 हेक्टेयर इन ट्राइबल हिली ट्रैक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, ये सब हो रहा है थ्रू लिफ्ट। 75% of the command area in Gujarat is drought prone, while entire command in Rajasthan is drought prone. Assured water supply will soon make this area drought proof। तो ये आप देख सकते हो सरदार सरोवर डैम के बारे में आप लोगों को बता रखा है। जैसे पहले नर्मदा बचाओ आंदोलन था, तेहरी डैम आंदोलन था, तो इसकी जगह आपके बुक में सरदार सरोवर डैम ये इंक्लूड किया गया है। तो आप देख सकते हो ये कहाँ कहाँ पे, मतलब कौन कौन से स्टेट्स कवर कर रहा है, क्यों बनाया गया है, कितना बेनिफिट मिल रहा है, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, कितने विलेजेस में लोगों को इरीगेशन फैसिलिटीज मिल रही। इसी तरीके से एक और डू यू नो फैक्ट आपकी बुक में इंक्लूड हुआ है, कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट। यानी अब यहाँ पे डिस्प्यूट्स बता दिए कि ये जो वाटर प्रोजेक्ट्स होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि डैम्स जो हैं, मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स है, ये बहुत एडवांटेजेस भी देते हैं, लेकिन इनकी वजह से कभी कभी अलग अलग स्टेट्स में डिस्प्यूट भी हो जाते हैं। तो जैसे डिस्प्यूट इज ड्यू टू द ऑब्जेक्शंस रेज्ड बाय द कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। अब यहाँ पे डिस्प्यूट्स हो रहा है स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में। इट इज रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। दिस वुड रिड्यूस डाउनस्ट्रीम फ्लो इन देयर स्टेट्स विद एडवर्स कॉन्सिक्वेंस फॉर एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री। तो देखो यहाँ पे आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हो गई, कर्नाटक गवर्नमेंट हो गई, तो इन दोनों के बीच में इस वाटर डिस्प्यूट हो रहे कि भाई कोई स्टेट गवर्नमेंट ये मतलब बोलता है कि भाई हमको पानी ज़्यादा मिलना चाहिए पर तुम्हें ज़्यादा मिल रहा है, मतलब पानी के लिए आपस में लड़ने झगड़ने भी लग जाते। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इन मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स की वजह से डेवलपमेंट होते हैं। ठीक है, नो डाउट डेवलपमेंट होते हैं, और इनके लिए ना कभी कभी ऐसा भी रहता है कि आंदोलन भी क्रिएट होते हैं, आंदोलन भी किए जाते हैं, रिवॉल्यूशन भी किए जाते हैं, क्योंकि इन डैम्स के डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा, इतने डिसएडवांटेज हैं, लोगों की लाइफ इतनी अफेक्ट होती है, इस वजह से लोग रिवॉल्यूशन करते हैं कि ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि उनकी लाइवलीहुड इफेक्ट हो रही है, उनका रहना है जहाँ, जो उनका शेल्टर एरिया था, अब वो जहाँ पे घर बनाते थे वो सब इफेक्ट हो रहा है, अब किसी के पास कुछ नहीं बच रहा, इतने डिसएडवांटेजेस हैं। इसकी वजह से डिफरेंट रिवॉल्यूशन भी हुए हैं, और इसके साथ हम देखें तो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स भी होते हैं। अब आगे बढ़े, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये तो पढ़ लिया हमने मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करें हार्वेस्टिंग की। अब हमको क्या करना है कि वाटर को कंजर्व करना है, बचाना है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जैसे बारिश का जो पानी होता है उस पानी को हमें स्टोर करना है, उसको स्टोर करके
और उसको अपने मतलब यूज़ में ले सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ स्टोरिंग एंड यूजिंग ऑफ रेन वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑन विच इट फॉल्स, कि रेन वाटर आप बारिश के पानी को स्टोर करो और फिर उसको यूज कर सकते हो। अब आपको वो डिफरेंट मेथड्स पढ़ने हैं कि कैसे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हिली और माउंटेनियस रीजन में क्या होता है। हिली और माउंटेनियस रीजन्स में गुल्स और कुल्स नाम से, मतलब गुल्स और कुल नाम रखा गया है, डाइवर्जन चैनल्स बनाते हैं और वेस्टर्न हिमालयाज में इस तरीके से पानी को स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जैसे अपन सपोज बात करते हैं कि माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, माउंटेनियस रीजन आप समझ सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे ये टॉप ऑफ द माउंटेन में इन्होंने चैनल्स क्रिएट कर दिए, बना दिया, सोर्स बना दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, पानी स्टोर हो जाएगा। फिर इस पानी को, जो भी स्टोर्ड वाटर है, उसको पाइप्स के थ्रू वो इरिगेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, और भी अदर जो मतलब इनके सोर्सेज है उन सब में वो यूज़ कर सकते हैं। तो हिली और माउंटेनियस रीजन में क्या चीज़ क्रिएट करी जाती है, डाइवर्जन चैनल, जिनको गुल्स और कुल्स बोलते हैं। और कहाँ पे होता है ये, वेस्टर्न हिमालय में, एग्रीकल्चर के पर्पस के लिए। राजस्थान में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है। इसमें क्या होता है, बारिश का सारा पानी आता है, छत पे इकट्ठा होता है, छत पे ये पीवीसी पाइप कनेक्टेड रहता है और अंडरग्राउंड टैंक बने हुए रहते हैं। ये पाइप क्या है, उन टैंक से कनेक्टेड है। जो भी पानी होगा अब वो वेस्ट नहीं होगा, अब वो पानी उन पाइप में आएगा और पाइप्स के थ्रू टैंक्स में इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आप यहाँ पे देखो, ये हैंडपंप है कि अब यही पानी यूज़ कर लिया जाएगा, या फिर कोई और तरीका भी होगा जिनसे पानी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो अब ग्राउंड वाटर या फिर ज़मीन के अंदर पानी स्टोर होता रहेगा और उस स्टोर्ड पानी को हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है आपके इनंडेशन चैनल्स। इनंडेशन चैनल्स इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप्ड इनंडेशन चैनल। अब क्या होता है कि जब जैसे एक नॉर्मल कोर्स होता है रिवर का, ठीक है ना, नॉर्मल कोर्स है पानी का, जो रिवर का मतलब वो फ्लो कर रही है। अब जब बारिश के टाइम पे या मॉनसून सीजन में पानी जो है वो रिवर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब क्या होगा, वो पानी ना अपने इधर से बाहर निकलने लगे। अब बाहर निकल जाएगा तो पूरा का पूरा पानी वेस्ट हो जाएगा। तो क्या कर दिया जाता है, इनंडेशन चैनल्स बना दिए जाते हैं कि पानी जो है वो इनमें स्टोर हो जाएगा और जो भी यूज़ करना है आप इस स्टोर्ड वाटर को यूज़ कर लोगे। तो ये इनंडेशन चैनल्स बोलते हैं। एरिड और सेमी एरिड रीजन में जोहाद और खादिन्स का कंस्ट्रक्शन होता है। इन एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स agricultural fields were converted into rain-fed storage structure that allowed the water to stand and moisten the soil। कि आप देख सकते हो कि जो जैसे राजस्थान का डेजर्ट एरिया हो गया, तो यहाँ पे जोहाद और खादिन्स बनाए जाते हैं। इसमें भी क्या रहता है कि जो रेन वाटर आ रहा है, मतलब जितना भी थोड़ा बहुत पानी आता है, उस पानी को स्टोर कर लिया जाता है। फिर इसी स्टोर्ड वाटर को अलग अलग तरीके से यूज़ किया जाता है, चाहे इरिगेशन के लिए यूज़ करो, ठीक है, या फिर घरों में यूज़ कर रहे हैं, तो आप इन स्टोर्ड वाटर को यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या कहलाते हैं, ये जोहाद और खादिन्स कहलाते हैं। फिर अपन बात करें कि टंकाज का, टंकाज इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ राजस्थान ऑलमोस्ट ऑल द हाउस ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक और टंकाज फॉर स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर। कि आप टंकाज वही है जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग से रिलेट करता है, मतलब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग से, कि छत पे पानी आ रहा है, पानी को पाइप के थ्रू अंडरग्राउंड बड़े बड़े जो टंकियाँ होती हैं ना, उनको रख देते हैं, वो पानी पूरा टंकियों में सेव होता रहता है। जो भी पर्पस है आपको यूज़ करना है, आपको पीने के लिए यूज़ करना है, आपको खाना बनाने के लिए यूज़ करना है, फिर उन टंकाज में से पानी लेते रहते हैं। अब नीचे पानी भी स्टोर रहता है, तो उससे एक और फ़ायदा ये रहता है, डेजर्ट एरिया में बहुत गर्मी है तो वो घरों को भी ठंडा रखता है। ठीक है, टंकाज वर कनेक्टेड टू द स्लोपिंग रूफ्स ऑफ द हाउस थ्रू अ पाइप। ये आप देख सकते हो, मतलब रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग जैसा ही है। रेन फॉलिंग ऑन द रूफ टॉप वुड ट्रेवल डाउन द पाइप, कि जो भी छतों पे पानी है वो पाइप्स के थ्रू टंकाज में इकट्ठा हो जाएगा और इस स्टोर्ड वाटर को हम यूज़ कर लें।
अब ये तो हुआ आपके जो भी बेसिक आपके सारे कॉन्सेप्ट्स थे वाटर रिसोर्स से रिलेटेड, वो सारे हमने पढ़े हैं। इसके अलावा आपके ये डू यू नो फैक्ट्स हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे अटल भूजल योजना के बारे में, ठीक है, अटल भूजल योजना हो गई, और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। बेटा ये जो है ना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और अटल भूजल योजना, इसमें है क्या, अगर हम अटल भूजल योजना के बारे में बात करें तो ये हमारे कंट्री के जो मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी हैं उनके नाम पे रखा गया है ये नाम। और इसमें 8220 वाटर स्ट्रेस्ड ग्राम पंचायत ऑफ 229 एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स तालुकाज इन 80 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ 7 स्टेट, मतलब 7 स्टेट्स ये बता रखे आपको, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, इन सब स्टेट्स के 80 डिस्ट्रिक्ट और इतने ब्लॉक्स को इंक्लूड किया गया है जहां पे वाटर फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी। सेलेक्टेड स्टेट्स अकाउंट फॉर अबाउट 37% ऑफ टोटल नंबर ऑफ वाटर स्ट्रेस्ड ब्लॉक्स इन इंडिया, वन ऑफ द की एस्पेक्ट। अब देखो इस अटल भूजल योजना, भूजल क्या होता है, भूजल मतलब होता है जो जमीन के अंदर का पानी है, तो जमीन के अंदर पानी। अब यहाँ पे लोगों में मेनली ये जो योजना बनाई गई थी, इसमें मेन जो एफर्ट डाला गया है वो है बिहेवियरल चेंजेस, कि लोगों को समझाओ कि पानी कितना इम्पोर्टेंट है, हमें पानी वेस्ट नहीं करना, तो हम जिस तरीके से पानी यूज कर रहे हैं उन तरीकों को हम थोड़ा चेंज करें। तो बिहेवियरल चेंज लाना था कम्युनिटी में, ताकि लोगों में जो पानी को कंज्यूम करने का एटीट्यूड है वो एटीट्यूड डेवलप हो। जिस तरीके से लोग पानी वेस्ट कर रहे हैं वो छोड़ के वो पानी को समझें, पानी को मैनेज करें, प्रॉपर उसका मैनेजमेंट हो, जितना ज़रूरी है पानी उतना ही यूज़ करें। इसमें आपके ड्रॉप मतलब जो ड्रिप इरिगेशन होती है उसको यूज़ कर सकते हैं, ताकि ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर ही जाए रूट्स तक, मतलब पानी वेस्ट ना हो। तो डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू, पर मेन था लोगों में अवेयरनेस फैलाना और उनके बिहेवियर में चेंज लेकर आना, क्योंकि गवर्नमेंट कितने ही रूल्स बना ले पर अगर लोग उसको फॉलो नहीं करेंगे, लोगों के मन में ये बात नहीं आएगी ना, तब तक चेंजेस नहीं आएंगे। तो लोगों को समझाना, लोगों को अवेयर करना कि हमारे लिए वाटर कितना ज़रूरी है, तो इस वाटर को हमें कंजर्व करना। तो ये योजना बनाई गई थी अटल भूजल योजना, और मेनली कि जो ग्राउंड वाटर है उस ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाया जाए, क्योंकि वाटर टेबल डे बाय डे डाउन हो रही है, तो उसको सही किया जाए और वाटर लेवल को बढ़ाया जाए, लोगों में बिहेवियरल चेंजेस लेकर आए और लोग वाटर मैनेजमेंट करें ताकि वाटर सेव हो सके। फिर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आई। इसमें क्या है, सम मीन्स टू प्रोटेक्टिव इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चरल फार्म्स इन द कंट्री। अब इस योजना को बनाने के पीछे गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव था कि हर खेत को पानी मिले, हर एक एग्रीकल्चरल फील्ड तक पानी पहुंचे, जितना ज़रूरी है उतना पानी पहुंचे, ठीक है। तो सम ऑफ द ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोग्राम आर टू एनहांस द फिजिकल एक्सेस ऑफ वाटर ऑन द फार्म एंड एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया, कि हर एक फार्म तक, हर एक एग्रीकल्चरल लैंड तक वाटर अवेलेबिलिटी हो, और इसके अलावा एक्सपेंड कल्टिवेबल एरिया, और जहाँ पे कल्टीवेशन हो रहा है उस एरिया को भी बढ़ा सके। अगर अश्योर्ड इरिगेशन होगी तो साल भर में डिफरेंट क्रॉपिंग्स कर सकते, तो इससे क्या होगा, कल्टीवेबल एरिया भी बढ़ेगा। हम ऐसे तो लैंड नहीं बढ़ा सकते कि पहले हमारे पास 5 हेक्टेयर लैंड था तो हम उसको 6 हेक्टेयर कर दे, ऐसे तो लैंड नहीं बढ़ेगा, लैंड क्योंकि एक लिमिटेड रिसोर्स है। लेकिन हम कल्टीवेबल एरिया को कैसे बढ़ा सकते हैं कि आप डिफरेंट सीजन में क्रॉपिंग करो, तो जब प्रॉपर इरिगेशन हो पाएगी, वाटर अवेलेबिलिटी होगी, तो ये भी बढ़ सकती। अब इसके लिए देखो ये एक लाइन भी यूज की है, हर खेत को पानी, इम्प्रूव ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी टू रिड्यूस वेस्टेज, कि हर खेत को पानी, और इसके लिए जो लोग अगर वाटर वेस्ट भी करते हैं तो वो सब भी कम हो, रिड्यूस वाटर वेस्टेज और एफिशिएंट यूज हो वाटर का, जिसमें पर ड्रॉप मोर क्रॉप, कि ड्रॉप इरिगेशन ये एक मीडियम यूज किया गया ताकि हर एग्रीकल्चरल फील्ड तक वाटर अवेलेबिलिटी हो और हर जगह प्रोडक्शन हो पाए। तो डिफरेंट
पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं। तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये एक अटल भूजल योजना भी। अब इसके बाद हमारा मैप आता है। आप मैप मार्क कर लो, ये मैप आपके, ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि आपके मैप आएगा ही आएगा। 1 मार्क का मैप तो आपके डैम से आएगा। तो आपको ये याद करना है, सलाल डैम कश्मीर में, सरदार सरोवर गुजरात में, तुंगभद्रा कर्नाटक, नागार्जुन सागर तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश, मतलब ये बॉर्डर लाइन है, हीराकुड ओडिशा, राणा प्रताप राजस्थान, तेहरी डैम उत्तराखंड, भाखरा नागर हिमाचल प्रदेश। तो ये आपका डैम्स हैं। तो इन डैम्स को भी आप मैप में प्लॉट कर लो, मैप में मार्क कर लो। मैप को लर्न करने का तरीका बेटा, निमोनिक्स तो ठीक है होता ही है, पर लेकिन आप अगर मैप्स को प्लॉट करके उन मैप को आप अपने आसपास कहीं रखोगे, टेबल पे पेस्ट करोगे, वॉल पे पेस्ट करोगे, और उनको रेगुलर बेसिस पे देखोगे, एक एक बार रीड करोगे, उसमें ही आपको मैप याद हो जाएंगे। पर मैप याद करने के लिए सबसे पहले आपको अपने इंडिया का मैप याद होना चाहिए कि कौन सा स्टेट कहाँ पे लोकेटेड है, तब जाके हम इजीली कर पाएंगे। तो आपको अगर किसी को भी मैप बिल्कुल भी याद नहीं है, कोई सा भी स्टेट नहीं पता कि कहाँ पे लोकेटेड होती है, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ याद करनी है। उसके बाद फिर आप बाकी जो अपने ज्योग्राफी के मैप्स है उनको प्रिपेयर करना। ठीक है, तो ये हमारी पूरी चैप्टर की थ्योरी हुई। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर से क्या क्या पूछे गए हैं। तो ये आप देख सकते हो, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। हीराकुंड, यहाँ पे रिवर्स के भी नाम, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो डैम्स बने हुए हैं वो कौन सी रिवर पे। तो यहाँ पे जैसे आंसर सी, ए का 4 हीराकुंड जो है वो महानदी पे, गांधी सागर जो है वो चंबल पे, ठीक है, फिर नागार्जुन है कृष्णा, मेतूर, कावेरी। तो इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग मेजर स्टेट्स इन्वॉल्व इन द कृष्णा गोदावरी इशू। अभी अपने देखा था ना, तो ये जो डू यू नो फैक्ट होते हैं, ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, इनमें से आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कभी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को इग्नोर नहीं करना, आपको एटलीस्ट रीड तो करना है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, ये डिफरेंट स्टेट्स था जिनमें डिस्प्यूट्स हो रहे थे। चूज द करेक्ट ऑप्शन स्टेट दैट हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन द कृष्णा गोदावरी। ये तो नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द स्टेट्स दैट हैव बीन मेजरली बेनिफिटेड बाय द सरदार सरोवर डैम, कि किन किन को यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है। तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान, इन स्टेट्स को इस डैम से बेनिफिट होता है। अब नेक्स्ट, हाउ हैज द ओवर यूज ऑफ अंडरग्राउंड वाटर, कि अगर हम अंडरग्राउंड वाटर को ज़्यादा यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, सीरियस क्राइसिस, बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाएंगे इंडिया में। आपको समझाना है इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंटेक्स्ट क्या क्या होगा। ओवर यूज होगा वाटर का, तो सबसे पहले डिक्लाइनिंग वाटर टेबल। वाटर टेबल क्या होती है, यानी ग्राउंड वाटर जो है, जो हमारे सरफेस के अंदर, मतलब जो इनर वाटर है, ग्राउंड वाटर, उसमें कमी आने लग जाएगी। फार्मर use their own wells and tube wells to irrigate crops. This has caused the groundwater level to fall rapidly. कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा जब यूज़ होगा पानी तो वाटर टेबल डाउन हो जाएगी। तो ठीक है, थोड़े टाइम पीरियड तक तो आप फ़ायदा ले रहे हो कि बहुत पानी है, आप यूज़ करते जाओ, निकालते जाओ ग्राउंड वाटर का, पर एक टाइम के बाद वाटर टेबल इतनी डाउन हो जाएगी कि पानी निकालने के लिए बहुत ज़्यादा अंदर तक खुदाई करनी पड़ेगी, तब पानी मिलेगा, नहीं तो पानी ही नहीं मिलेगा। तो वाटर टेबल का डिक्लाइन होना ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट। फूड सिक्योरिटी एट रिस्क, ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन रिड्यूसेस अवेलेबिलिटी इन द फ्यूचर एंड मे थ्रेटन फूड प्रोडक्शन। अब जब पानी कम हो जाएगा, पानी नहीं रहेगा, तो इरिगेशन कहाँ से होगी, इरिगेशन नहीं होगी तो जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है वो फूड प्रोडक्शन नहीं होगा। अभी तो ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, इन फ्यूचर कुछ सालों बाद ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अर्बन एरियाज में आप देखो तो सिटीज में हाउसिंग सोसाइटीज डिपेंड ऑन प्राइवेट पंप्स, दिस लीड्स टू डिप्लीशन ऑफ फ्रेजाइल वाटर रिसोर्स। कि अर्बन एरियाज में हर घर में क्या रहता है, प्राइवेट पंप्स रहते हैं, वो खुद अपनी बोरिंग और ये सब खुदवा के रखते हैं और पानी को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, खूब उसका यूज किया जा रहा है। इन सब से क्या होगा, प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स तो फुलफिल होंगी, पर क्या फ्यूचर जनरेशन की हो पाएगी क्या, नहीं, क्योंकि
ग्राउंड वाटर बचेगा ही नहीं या फिर बहुत नीचे तक चला जाएगा, तो फिर कैसे आप फ्यूचर जनरेशन की नीड्स फुलफिल करोगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर एंड ऑल्सो pollute it, further reducing usable fresh water। इन इंडस्ट्रीज की वजह से, इंडस्ट्रीज में इतना पानी यूज हो रहा है, ठीक है अभी तो सब चलता रहेगा, फिर बाद में जब पानी नहीं रहेगा तो फिर इंडस्ट्रीज कैसे काम करेंगी, इंडस्ट्रीज काम नहीं करेंगी, वाटर स्केर्सिटी आने लगेगी, फिर इंडस्ट्रीज में भी प्रॉब्लम आने लगेगी, इनका भी डेवलपमेंट, मतलब जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, जितना भी डेवलपमेंट होता है ना, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। अगर डेवलपमेंट बैलेंस में रहेगा तो वो उस कंट्री की ग्रोथ होगी और हम बोल सकते हैं कि वो डेवलप होगी। पर आप किसी एक ही रिसोर्सेज को या फिर किसी एक ही डेवलपमेंट को करते जा रहे हो, बाकी अदर डेवलपमेंट पर ध्यान ही नहीं दे रहे, तो फिर तो फ्यूचर आपका खराब ही होना है। नीड फॉर सस्टेनेबल यूज, तो ऐसी प्रॉब्लम्स में हमें क्या ज़रूरत है, हमें वाटर को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है ताकि हमारी कंट्री में वाटर अवेलेबिलिटी रहे, वाटर स्केर्सिटी ना हो। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाइक जल जीवन मिशन, ये अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। जल जीवन मिशन गवर्नमेंट ने बनाया, अटल भूजल योजना बनाई। इस योजना को बनाने के लिए, भूजल योजना जैसे अपन ने पढ़ी, भूजल क्या होता है, जमीन के अंदर का पानी, कि उसको यानी ग्राउंड टेबल को इंक्रीज करो, जो कम होती जा रही है उसको लेकर आओ एक एक्यूरेट अमाउंट तक, तो उसको बचाना है, कंजर्वेशन करनी है हमें, और वाटर को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है ताकि वाटर स्केर्सिटी फ्यूचर जनरेशन फेस ना करे। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट, हाउ हैव इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इम्पैक्टेड वाटर सप्लाई, एक्सप्लेन। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन दोनों ही, इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा सेटअप होना, ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन दोनों साथ साथ भी चलते हैं। इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है तो इंडस्ट्रीज में कौन काम करेगा, काम करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, तो लोग आएंगे। अब लोग काम करेंगे तो वहीं पर रहेंगे भी तो सही, क्या अपने गांव से बार बार वो इंडस्ट्रीज़ की तरफ आएंगे, क्या नहीं, वहीं रहेंगे तो धीरे धीरे वहाँ पे लोगों की गैदरिंग होने लगी, और वो एरिया, अब लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, प्रॉपर अमाउंट आ रहा है, प्रॉपर पैसा आ रहा है उनके पास, तो उन्हें क्या चाहिए, अपनी जो भी ज़रूरतें हैं उनको फुलफ़िल करेंगे। एजुकेशन हो गई, हॉस्पिटल से रिलेटेड हो गई, मेडिकल फैसिलिटीज़ हो गई, ठीक है, अच्छी इनकम आ रही है तो बाकी अदर जो ज़रूरतें होती हैं जैसे टूरिज़्म हो गया, घूमना फिरना, रेस्टोरेंट, मॉल्स वगैरह, ये सब भी डेवलप होगा, तो मतलब धीरे धीरे वो एरिया क्या हो जाएगा, अर्बनाइज हो जाएगा, शहर बन जाएगा। तो इंडस्ट्रियल यूज, इंडस्ट्रीज आर हैवी यूजर्स ऑफ वाटर एंड ऑल्सो नीड लार्ज अमाउंट ऑफ पावर, मच ऑफ विच कम्स फ्रॉम हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्सेज। कि ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ में जो इतनी एनर्जी यूज़ होती है, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है, तो वो कहाँ से बन रही है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी से। तो इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा वाटर यूजेज। पॉल्यूशन, ये इंडस्ट्रीज़ पॉल्यूशन भी कर रही हैं कि जो इंडस्ट्री का वेस्ट मटेरियल होता है वो कहाँ पे डंप कर दिया जाता है, वाटर बॉडीज़ में डंप कर दिया जाता है। उसमें जो भी हार्मफुल केमिकल्स वगैरह हैं वो सब वाटर बॉडी में डंप कर दिया जाता है, जिससे कि वो जो पानी होता है वो पॉल्यूट हो जाता है। मैनी इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज वेस्टेज, केमिकल एंड एफ्लुएंट्स मेकिंग फ्रेश वाटर हजार्डस फॉर यूथ, कि वो हजार्डस हो जाता है, जहरीला हो जाता है। अर्बन ओवर यूज, रैपिड ग्रोथ ऑफ सिटीज विद डेंस पॉपुलेशन हैज इंक्रीज द डिमांड, कि ज़्यादा से ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब लोग बढ़ते जा रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे तो लोगों की पानी की डिमांड भी रहेगी। डिमांड को फुलफिल करने की वजह से क्या हो रहा है, वाटर यूजेज ज़्यादा हो रहा है, तो ग्राउंड वाटर टेबल में द फॉल आ रहा है। इसके अलावा मोस्ट कॉलोनीज हैव देयर ओन पम्प्स लीडिंग टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। अर्बन एरियाज में आप देखो प्रॉपर कॉलोनीज बनी रहती है, उनका खुद का सोर्स ऑफ वाटर रहता है, उनके खुद के पंप्स वगैरह हैं जिसमें से वो वाटर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो इन सब की वजह से डिप्लीशन हो रहा है, मतलब वाटर टेबल डिप्लीट होती जा रही है, वाटर रिसोर्स कम होता जा रहा है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा हम बोल सकते हैं कि ये इम्पैक्ट कर रहे हैं वाटर स्कैर्सिटी के, या फिर हम बोले कि वाटर स्कैर्सिटी इन दोनों रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इस पे कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि
वाटर जो अवेलेबल है वो आज की जनरेशन तो यूज़ करे पर आने वाली जनरेशन भी यूज़ कर सके, ऐसा ना हो कि नेक्स्ट जनरेशन के लिए पानी बचे ही ना, तो इसको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ेगा। एक्सप्लेन एनी 3 एम्स ऑफ जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन बेटा ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। जल जीवन मिशन स्टार्ट किया था हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने। क्या ऑब्जेक्टिव था? सेफ वाटर इन रूरल एरियाज, की जो रूरल एरियाज है वहाँ पे फ्रेश वाटर, सेफ वाटर प्रोवाइड करवाया जा सके, इसीलिए जल जीवन मिशन बना। इसके ऑब्जेक्टिव्स अश्योर्ड वाटर सप्लाई, मतलब जितनी लोगों को पानी की ज़रूरत है इतना पानी तो पहुँचे। सिटीज़ में आप देखोगे तो इतना पानी है कि लोग वेस्ट कर रहे हैं। रूरल एरिया में देखो तो लोगों के पास पानी की कमी है, वहाँ पानी उनको मिल ही नहीं रहा। तो to provide every rural household with a regular supply of potable piped water, कि जितनी उनकी ज़रूरत है उतना रेगुलर वाटर अवेलेबिलिटी करवाए गवर्नमेंट। सर्विस लेवल टू इंश्योर एटलीस्ट 55 लीटर पर पर्सन पर डे इज अवेलेबल। अब देखो गवर्नमेंट ने ये भी फिक्स कर दिया कि कम से कम एक पर्सन को एक दिन में 55 लीटर वाटर अवेलेबल हो जाए। लॉन्ग टर्म फंक्शनैलिटी टू मेक श्योर टैप कनेक्शंस रिमेन फंक्शनल ऑन अ लार्ज टर्म बेसिस। तो अब ये पानी पहुंचेगा कैसे, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? उसके लिए गवर्नमेंट ने टैप कनेक्शंस कर, जैसे शहरों में रहता है ना कि आपने सुना होगा मम्मी बोलती है कि भाई पानी आ गया है, नल आ गए हैं, चलो अपन मतलब जो भी पानी भरना है, स्टोर करना है, टंकी भरनी है, जो भी करना है वो कर लो। तो उसी तरीके से कि टैप कनेक्शंस करवाए गए ताकि रूरल एरियाज में भी वाटर अवेलेबिलिटी हो सके। तो ये जल जीवन मिशन था, ये भी आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आर्टिफिशियल डैश लेक बिल्ट इन द 11th सेंचुरी फॉर वाटर कंजर्वेशन। सांबर लेक, वुलर लेक, भोपाल लेक, चिलिका लेक। तो हमने क्या पढ़ा है? भोपाल लेक। कॉलम 1 विद कॉलम 2 सरदार सरोवर, ये वही है जैसा अपने फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा था कि यहाँ पे आपको डैम्स दे रखे और रिवर्स दे रखी है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको डैम्स तो याद करने हैं, उसके साथ साथ आपको रिवर्स भी याद करनी है कि कौन सा डैम कौन सी रिवर पे बना हुआ है। MCQ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन तो बेटा आप लोगों को होमवर्क में करना है। इसको करने का तरीका मैं आपको हर बार बताती हूँ, और आज इस क्वेश्चन को करने का तरीका मैं आपको हर बार बताती हूँ कि आपको क्या करना है। आपको पहले पूरा पैराग्राफ रीड नहीं करना, आपको पहले रीड करने हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन रीड करो, देन क्वेश्चन का आंसर ढूंढते हुए आप पैराग्राफ रीड करो। आपको आंसर जब मिलने लगेगा तो आपका टाइम बचेगा। आप नहीं तो पहले पूरा पैराग्राफ रीड करोगे, इसमें आप 2-4 मिनट लगाओगे, फिर आप क्वेश्चन रीड करोगे, फिर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए फिर पैराग्राफ रीड करोगे, तो डबल हो जाएगा। इसलिए आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ो और आंसर ढूंढने के लिए रीड करो। इससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप जल्दी भी अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है बेटा, तो हमने इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं, क्वेश्चंस पढ़े हैं। इसके अलावा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसके एडवांटेजेस? डैम्स के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस चैप्टर का। एडवांटेजेस हो गई, डिसएडवांटेजेस हो गई, जल जीवन मिशन हो गया, अर्बन और वाटर स्केर्सिटी के रीजंस हो गए, क्या क्या रीजंस है वाटर स्केर्सिटी के, वाटर हार्वेस्टिंग मेजर्स, गुल्स एंड कुल्स हो गया, आपके टंकाज हो गए, जोहाद खादिन्स वगैरह, इनंडेशन चैनल्स। तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने इस चैप्टर से कवर करे। आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच।